तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब है कि जब एक ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी को ऑप्रेस करता है, प्रेशर डालता है, दबाता है, ठीक है, और गलत काम करवाता है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन। एंड मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि आपके हाथ में किसी दूसरे पर्सन की कुछ प्रॉपर्टी है, पैसा है, आप उसे मिसमैनेज करते हैं, तो दैट इज़ मिसमैनेजमेंट, राइट? मतलब मैंने आपको पैसे दिए कोई काम करने के लिए, और आपने वो पैसे उस काम को करने के लिए खर्च नहीं किए, बल्कि किसी और काम को खर्च करने के लिए किए, या अपना पर्सनल बेनिफिट करने के लिए खर्च किए, तो उसे कहते हैं मिसमैनेजमेंट। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, दोस्तों, आप ये जानते हैं इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं और डायरेक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं। तो और कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मेंबर्स के पास भी होती है, वो डायरेक्टर्स के पास भी होती है, ठीक है। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम चीज़ सीखेंगे व्हाट इज़ रूल ऑफ मेजॉरिटी, कि कंपनी इज़ एन एसोसिएशन, और कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसे चलता है, बाय द रूल ऑफ मेजॉरिटी, या रूल ऑफ मेजॉरिटी बाय द रूल ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी एक्चुअली क्या है, आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें। नोट्स में आपके पास है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ रखते हुए चलेंगे, ब्रीफ टॉपिक को करते चलेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल बातें पकड़ते जाएंगे, और आप मुझे अपना फीडबैक देंगे इस चैप्टर के ऊपर कि आपको चैप्टर का जो क्रक्स है वो मिला या नहीं मिला। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स तक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, तो ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले कंपनी के बेसिक जो नॉलेज है वो आपके पास अगर है तो चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएगा, और बेसिक कंसेप्ट कंपनी का क्लियर नहीं है तो चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस बच्चे के लिए जिसके बेसिक्स अच्छे क्लियर नहीं हैं। लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपके लिए चैप्टर इजी करने के लिए, ठीक है। चैप्टर को इजी करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, और आइए शुरू करते हैं। तो रूल ऑफ मेजोरिटी किस चीज़ को कहते हैं पहले सीखिए। कंपनी इज मैनेज्ड बाय मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी रूल का मतलब क्या है? लेट द डिसीजन बी टेकन बाय द मैक्सिमम मेंबर्स। यानी मान लीजिए हम 5 लोग हैं और 5 में से 3 लोग एक काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसे कहते हैं मेजोरिटी रूल, ठीक है। कंपनी इज मैनेज्ड बाय मेजोरिटी रूल, ये बात क्लियर होनी चाहिए। कंपनी इज मैनेज्ड बाय मेजोरिटी रूल, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो डायरेक्टर्स यूज़ करते हैं या मेंबर्स यूज़ करते हैं। डायरेक्टर भी इंडिविजुअली पावरफुल नहीं होते। डायरेक्टर्स को पावर भी कहाँ से मिलती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। डायरेक्टर्स को पावर भी कहाँ से मिलती है? ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। और बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रूल बाय मेजोरिटी। मेंबर्स ऑफ कंपनी पास रेजोल्यूशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स आइदर बाय सिंपल मेजोरिटी और बाय 3/4 मेजोरिटी। और मेंबर्स सेक्शन 114 में आप पढ़ते हैं कि मेंबर्स अपने डिसीजन कैसे लेते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। आप ध्यान से बात सुन लीजिए, मेंबर्स अपने डिसीजन कैसे लेते हैं? या तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। जब वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। जब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, जब वो 3/4 मेजोरिटी से पास करते हैं रेजोल्यूशन, तो उसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। बात समझ में आई? Once a resolution is passed by the requisite majority, then it is binding on all the members of the company, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हमने 2000 शाबाश 2013 में हमने, मान लीजिए, शाबाश आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, हमने बीजेपी को वोट दिया और नरेंद्र मोदी जी को हमने अपना प्रधानमंत्री बनाया। क्या सभी ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया? नहीं, सभी ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, ठीक है। बल्कि बहुत सारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री बने ना। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो केवल उनके प्रधानमंत्री थोड़ी बने जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, वो तो सभी के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ मेजोरिटी। यानी
हम पहले क्या करेंगे, हम वोटिंग के थ्रू डिसीजन लेंगे, और जब वोटिंग के थ्रू डिसीजन ले लेंगे तो वो डिसीजन सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे किसी ने हाँ करी है या किसी ने ना करी है। तो इसको कहते हैं बेटा रूल ऑफ मेजोरिटी। आइए इस लाइन को ध्यान से हम पढ़ेंगे। वंस अ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द रिक्विजिट मेजोरिटी देन इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एक बार जो रेजोल्यूशन पास हो गया वो पूरी कंपनी पर बाइंड होता है, सभी के ऊपर बाइंड होता है। ठीक है, शाबाश। अब ये डिसीजन बेटा ठीक होगा या गलत, ठीक होगा कि गलत होगा? अब नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, ये तो समय हमें बताता है, टाइम हमें बताएगा कि हमने अच्छा डिसीजन लिया था कि बुरा डिसीजन लिया था। अच्छा डिसीजन लिया था तो कंपनी को फायदा होगा, बुरा डिसीजन लिया था तो कंपनी को नुकसान होगा। तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। यूजुअली मतलब आमतौर पे कोर्ट विल नॉट इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब इंटरफेयर, दखल, टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट अफेक्टेड बाय द रेजोल्यूशन। अब एक रेजोल्यूशन पास हुआ, मान लीजिए मेरे पास कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स हैं, मान लीजिए मेरे पास कंपनी के 60% शेयर्स हैं और तुम्हारे पास कंपनी के 20% शेयर्स हैं। तो रेजोल्यूशन जब पास होगा तो रेजोल्यूशन में मैंने एक डिसीजन लिया और आप क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, यानी आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर कम है मेरे से, तो आपको वो डिसीजन पसंद नहीं आया। आप चले गए कोर्ट में, आपने कहा कि ये जो डिसीजन लिया इन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। कोर्ट कहता है कि क्या डिसीजन मीटिंग में पास हुआ? ठीक है, आप कहते हो हाँ जी मीटिंग में पास हुआ। तो कोर्ट कहता है कि जब डिसीजन मीटिंग में पास हुआ तो हम उसमें दखल नहीं देते, क्योंकि कंपनी चलती है रूल ऑफ मेजोरिटी से। अगर मेजोरिटी चाहती है, कंपनी की मेजोरिटी चाहती है कि ये काम होना चाहिए तो वो काम होना चाहिए, इसमें हम दखल नहीं देंगे। दिस इज द रूल ऑफ मेजोरिटी। यूजुअली कोर्ट विल नॉट इंटरवेन टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट अफेक्टेड बाय द रेजोल्यूशन इफ एनीथिंग रॉन्ग इज डन टू द कंपनी। लेकिन ये बात कंडीशनल है। लेकिन अगर मेजोरिटी अपने डिसीजन से कंपनी को नुकसान करे, इट इज कंपनी विच कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। ठीक है, अगर कंपनी का नुकसान कोई करेगा तो नुकसान की भरपाई, नुकसान के लिए क्लेम कौन करेगा? ये कंपनी खुद ही क्लेम करेगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? इफ द एनीथिंग रॉन्ग इज डन टू द कंपनी, इट इज कंपनी हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर एंड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स इंडिविजुअली डू नॉट हैव अ राइट टू डू सो। क्योंकि कंपनी एक पर्सन है, कंपनी अपना भला बुरा खुद देखेगी। कंपनी की एक एक पावर डिफाइंड है। कहाँ पर डिफाइंड है? एक्ट में डिफाइंड है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है। अगर मेजोरिटी ने कोई गलत डिसीजन लिया है तो उस गलत डिसीजन के लिए जो जिम्मेदारी है वो उन लोगों की होगी। ठीक है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूल ये कहता है कि इंडिविजुअल डिसीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो कोर्ट में जाके एक्शन ले या कुछ करे। इट इज कॉल्ड मेजोरिटी रूल। रूल ऑफ मेजोरिटी वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बटल। ये केस है बेटा फोर्स वर्सेस हार्बटल। इस केस में ये डिसीजन लिया गया। ये डॉक्ट्रिन कहाँ से दुनिया को पता चली? रूल ऑफ मेजोरिटी। तो शाबाश, कॉर्पोरेट को देखने का नज़रिया बदल गया लोगों का जब ये केस आया। आइए इस केस में क्या हुआ हम सीखते हैं। फोर्स वर्सेस हार्बटल के केस में क्या हुआ? टू शेयर होल्डर्स, फोर्स एंड टर्टन, bought an action on behalf of themselves and all other shareholders against the directors and solicitor of the company. सुन लीजिए फैक्ट्स क्या थे। दो शेयर होल्डर थे, फोर्स एंड टर्टन, bought an action on behalf of themselves and all other shareholders against the directors and solicitor of the company, alleging that by their concerted and illegal transactions, ठीक है, they had caused the company's property to be lost to the company। तो समझिए बेटा बात को। दो शेयर होल्डर हैं, वो डायरेक्टर्स और लीगल एडवाइजर्स पर, सोलिसिटर मतलब लीगल एडवाइजर्स,
के ऊपर केस फाइल करते हैं कि उन्होंने मिलकर कंसर्टेड और इलीगल मतलब अगेंस्ट लॉ कुछ ट्रांजैक्शन करी हैं जिससे कंपनी की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। ठीक है, एक तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया, ये एलिगेशन लगाया। इट वाज आल्सो alleged दैट देयर वाज नो क्वालिफाइड बोर्ड, और ये भी बताया गया कि क्वालिफाइड बोर्ड ही नहीं था। यानी जो बोर्ड था, जिस बोर्ड ने डिसीजन लिए कंपनी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वो बोर्ड भी क्वालिफाइड नहीं था। इट वाज आल्सो alleged दैट देयर वाज नो क्वालिफाइड बोर्ड। फोर्स एंड टर्टन क्लेम damages टू बी पेड बाय द डिफेंडेंट्स टू द कंपनी। ठीक है बेटा, और फोर्स और टर्टन ने ये न्याय मांगा, ये रेमेडी केस में सीख करी कि जो डिफेंडेंट है केस में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर्स, कंपनी को डैमेजेस पे करे। ठीक है बेटा, कंपनी को डैमेजेस पे करे। अब इस केस में क्या हुआ, एक है कंपनी और एक है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा, कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल किया, कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी, कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब कंपनी का एक मेंबर है फोर्स, उसका नाम है फोर्स। ठीक है, वो इनके ऊपर केस कर रहा है, कोर्ट कहता है तुम हो कौन भाई, पहले ये बताओ। कहता है जी मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं। तो कंपनी कौन है? कोर्ट कहता है कोर्ट का ये डिसीजन है। केस फाइल हुआ फोर्स वर्सेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फोर्स कहता है कि तुम हो कौन। एक्चुअली प्लेंटिफ तो कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो कंपनी का हुआ है ना। अगर प्रोसीजर को फॉलो करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रॉपर्टी को सेल किया है, तो कंपनी क्लेम करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर। तुम इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस रूल को कहते हैं रूल ऑफ मेजोरिटी। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं? इस रूल को कहते हैं रूल ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, आइए हम जरा समझने की कोशिश करें। फोर्स एंड टर्टन क्लेम डैमेजेस टू बी पेड बाय द डिफेंडेंट्स टू द कंपनी। फोर्स कहता है डायरेक्टर्स को कि तू पे कर, डायरेक्टर्स को क्लेम पे कर। कोर्ट का क्या डिसीजन आया, देखिए सुनिए। इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द एक्शन कुड नॉट बी ब्रॉट by the minority shareholders, although there was nothing to prevent the company itself. There was nothing to prevent the company itself acting through the majority of its shareholders bringing action. भाई कंपनी को कोई रोक थोड़ी रहा है, अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर चाहें तो ये एक्शन ले सकते हैं। It was held by the court that the action could not be brought by the minority shareholders, although there was nothing to prevent the company itself. हाँ, कंपनी को लगता है कंपनी थ्रू मेजोरिटी शेयर होल्डर्स एक्शन ले सकती है। अब इसमें कहते हैं कंपनी एक्शन लेगी। कंपनी क्या है इसमें? अब कंपनी क्या होती है? ठीक है, मेंबर्स को मिला के कंपनी बोलते हैं ना। कंपनी मतलब क्या? मेंबर्स। भाई मेंबर्स मिलकर, मेंबर्स कैसे डिसीजन लेंगे? इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी है, यहां डिसीजन नहीं ले सकते। मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स डिसीजन कैसे लेंगे? बाय द रूल ऑफ मेजोरिटी। मेंबर्स अपनी जनरल मीटिंग बुलाएं और जनरल मीटिंग में फैसला लें कि डायरेक्टर्स के ऊपर केस फाइल करना है कि नहीं करना। अगर ये फैसला जनरल मीटिंग में हो जाए कि डायरेक्टर्स के ऊपर केस फाइल करना है, तो केस बनता है। कोर्ट कहते हैं भाई आप तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो। फोर्स, यू आर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज द कंपनी थ्रू मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग which can decide either to take action against board of directors or not. Who are you to file a case against the company? You are nobody to file a case against the company. This rule is called beta rule of majority. The wrong done to the company, अगर मैंने आपका नुकसान किया है और आपका पड़ोसी केस फाइल कर रहा है, ठीक है, तो केस फाइल वो करेगा जो इंजर्ड है। इंजर्ड यहाँ कौन है? कंपनी है। हाँ ठीक है, फोर्स ने पैसे लगाए हैं कंपनी में, लेकिन फोर्स एक अलग पर्सन है और कंपनी एक अलग पर्सन है। The wrong done to the company was not which could ratified by the majority of members. The wrong done to the company was not, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के कोई गलत काम को, कंपनी के बिहाफ पर कोई गलत काम हुआ है तो मेजोरिटी उसे अप्रूव कर सकते हैं। कंपनी इज प्रॉपर प्लेंटिफ फॉर wrong done to the company, so the majority of members are competent to decide whether to commence proceeding against the directors or not.
ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब लेकिन ये नहीं कह रहे कि आप रॉन्ग डन को अप्रूव कर सकते हो, गलत काम को अप्रूव कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कंपनी इज द प्रॉपर प्लेंटिफ। जो क्रक्स है वो ये है, लास्ट लाइन, कंपनी इज द प्रॉपर प्लेंटिफ फॉर रॉन्ग डन टू कंपनी, सो द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आर कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर टू कमेंस प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डायरेक्टर्स और नॉट। ठीक है, एक और इसका केस करेंगे। सिमिलरली इन राजमुंदरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव 1956 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आइए हम एक इंडियन केस को पढ़ेंगे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। ये तो हमने फॉरेन केस पढ़ा है एक। आइए ये डॉक्ट्रिन इसी नाम से मशहूर है। शाबाश, आगे हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आप आगे बात को सुनिए। Similarly, in Rajamundry Electric Supply Company versus Nageshwara Rao 1956, the Supreme Court observed that the courts will not in general intervene at the instance of shareholders in matters of internal administration. ठीक है, court will not in general intervene at the instance of shareholders in the matter of internal administration. shareholder के कहने पर court, shareholder के कहने पर court internal affairs में कंपनी की कामकाज में दखल नहीं करता, and will not interfere with the management of the company by its directors so long as they are acting within powers conferred on them under articles of the company. अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यूज कर रहे हैं, अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर्स को, सुन लीजिए ध्यान से, कान खोल के सुन लीजिए, इस केस को याद कर लीजिए, अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने राजमुंदरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव के केस में। ठीक है, तो ये था बेटा रूल ऑफ मेजोरिटी। अभी तक हमने क्या सीखा? इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी बाय विच कंपनी टेक्स इट्स डिसीजन। और कंपनी का अगर नुकसान हुआ है तो रूल ऑफ मेजोरिटी से ही कंपनी ये फैसला लेगी कि रॉन्ग डूअर के ऊपर केस फाइल करना है कि नहीं करना। इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैज नो राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट रॉन्ग डूअर to protect the interest of company. I repeat again, इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर होल्डर रॉन्ग डूअर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता अगर कंपनी का पैसा मिस अप्लाई हुआ है तो, मिस मैनेजमेंट हुई है तो, या गलत चीज हुई है तो। लेकिन 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 हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ मेजोरिटी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है कि रॉन्ग डूअर के ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी शेयर होल्डर केस फाइल कर सकता है। इन फोर्स वर्सेस हार्बटल इज नॉट एब्सोल्यूट। अब ध्यान से सुन लीजिए, द रूल ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बटल इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। जो फोर्स वर्सेस हार्बटल का केस है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब ये है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, आइए इस बात को एक बार मैं यहाँ पे बता दूं, तो सुन लीजिए पहले। इस लाइन का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मेजोरिटी, मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मेजोरिटी। इस बात का मतलब ये है कि रूल ऑफ मेजोरिटी इज नॉट ऑपरेटिव। इसका मतलब है इन सच एक्सेप्शनल सिचुएशन, जहां हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, रूल ऑफ मेजोरिटी विल नॉट एप्लीकेबल, रूल ऑफ मेजोरिटी विल नॉट एप्लीकेबल, रूल ऑफ मेजोरिटी विल नॉट एप्लीकेबल, रूल ऑफ मेजोरिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। उस सिचुएशन में, एक्सेप्शनल सिचुएशन में रूल ऑफ मेजोरिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब माइनॉरिटी एक्शन ले सकती है। अब वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है? तो पहली बात सुन लीजिए, रूल ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बटल इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट नहीं है, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर नाइदर एट द मर्सी ऑफ मेजोरिटी शेयर होल्डर्स नॉर हेल्पलेस। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी हो गए तो यू आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, यानी आप मेजोरिटी शेयर होल्डर की दया पर आश्रित नहीं है। नॉर हेल्पलेस, ना ही आप हेल्पलेस हैं, बट दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ कॉमन एंड कंपनी लॉ। तो कॉमन लॉ, लॉ ऑफ द लैंड एंड कंपनी लॉ, जनरल लॉ,
कॉमन लॉ मतलब जनरल लॉ, यानी सीपीसी में भी आपके पास केस है, आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड में भी आपके पास राइट टू टेक एक्शन है, और कंपनी लॉ में भी आपके पास राइट टू टेक एक्शन है। आइए हम देखेंगे एक्सेप्शंस अंडर कॉमन लॉ कि कब कब आप बेटा पहले हम देखेंगे एक्सेप्शंस अंडर कॉमन लॉ, और उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सेप्शंस अंडर कंपनीज एक्ट, एक्सेप्शंस अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट चार्ट भी बनाया है। कॉमन लॉ के अंदर ये एक्सेप्शंस हैं और कंपनी लॉ के अंदर ये एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि माइनॉरिटी कंप्लेंट कर सकती है, और फिर हम ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का के ऊपर जाएंगे। आइए पहले हम देखेंगे एक्सेप्शंस क्या है। पहले हम देखेंगे कि क्या एक्सेप्शंस है। पर्सनल राइट्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के पर्सनल राइट्स हैं। ठीक है, The majority rule is not applicable where rights of individual members are affected or deprived. भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने जो इंडिविजुअल राइट दिए हैं, इंडिविजुअल राइट क्या होते हैं? राइट टू रिसीव डिविडेंड इज इंडिविजुअल राइट। भाई इंडिविजुअल डिक्लेयर, मैं खुद जाके कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो डिविडेंड लेने का मुझे हक है, इंटरेस्ट लेने का मुझे हक है, डिपॉजिट्स को रिडीम करने का मुझे हक है, जनरल मीटिंग का जनरल मीटिंग में नोटिस लेने का मुझे हक है, जनरल मीटिंग में चेयरमैन से सवाल पूछने का मुझे हक है, अपना प्रॉक्सी अटेंड करने का मुझे हक है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोनस शेयर लेने में मुझे हक है, बोनस शेयर लेने का मुझे हक है। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो वोट करने का मेरा हक है। स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में वोटिंग का मेरा हक है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन लेने का मेरा हक है, बोर्ड रिपोर्ट लेने का, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का मेरा हक है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेने का मेरा हक है। जो राइट्स इंडिविजुअली आपको दिए हैं वो मेजॉरिटी आपसे छीन नहीं सकती। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन अंडर कॉमन लॉ। लेकिन जहां इंडिविजुअल लेवल पर शेयर होल्डर को राइट दिए हैं, जहां राइट है वहां रेमेडी है। ठीक है, उबिजस इबी रेमेडम, उबिजस इबी रेमेडम, मेरे साथ बोलो। ठीक है, उबिजस उबिजस इबी रेमेडम, इबी रेमेडम, उबिजस इबी रेमेडम। जहां राइट है, जस मतलब राइट और रेमेडम मतलब रेमेडी। उबी, जहां अधिकार है वहां रेमेडी है, वहां न्याय की बात करेंगे। अगर खाली अधिकार दिए रेमेडी नहीं दी तो मजाक कर रहे हैं आप। सच बता रहा हूं, राइट कह के मजाक कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं आप, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। खाली अधिकारों की बात करते हैं आप, और जब रेमेडी लेने की बात आती है तो मुंह छुपा के भाग जाते हैं आप। तो आप मजाक कर रहे हैं, आपको पता नहीं जनाब राइट का मतलब क्या होता है। तो जहां इंडिविजुअल मेंबर्स को राइट आपने दिए हैं वहां पर आप इंडिविजुअली क्लेम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं मिला, आई कैन टेक एक्शन। मेरे को डिविडेंड नहीं मिला, आई कैन टेक एक्शन। मेरे को जनरल मीटिंग में बोलने नहीं दिया, आई कैन टेक एक्शन। मेरे को बोनस शेयर नहीं दिए, आई कैन टेक एक्शन। मेरे को राइट इशू नहीं दिया, राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, आई कैन टेक एक्शन। तो जहां मेरे इंडिविजुअल राइट्स ब्रीच होंगे वहां मैं इंडिविजुअल लेवल पर कंपनी के ऊपर एक्शन लूंगा। ठीक है, तो दूसरा, पहला एक्सेप्शन अंडर कॉमन लॉ, दूसरा पढ़ रहे हैं बेटा अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट्स, जहां लॉ के अगेंस्ट काम करोगे। ठीक है, अल्ट्रा वायरस मतलब एक्ट्स बियॉन्ड, अल्ट्रा मतलब ठीक है बियॉन्ड, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, और वायरस मींस बियॉन्ड अथॉरिटी। तो अल्ट्रा वायरस मींस, आपने बचपन में पढ़ा होगा कंसेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, कंपनी लॉ में आप पढ़ते हैं अल्ट्रा वायरस का मतलब, अल्ट्रा वायरस का मतलब है, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड और वायर का मतलब होता है अथॉरिटी। अल्ट्रा वायर्स और इलीगल एक्ट्स, इलीगल मतलब लॉ के अगेंस्ट। लेकिन ठीक है, आप सुनिए बेटा, जब कंपनी बनाई जाती है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बनाया जाता है। जब कंपनी बनाई जाती है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बनाया जाता है,
और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की पावर को डिटरमाइन किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की पावर को डिटरमाइन किया जाता है। कैसे? थ्रू ऑब्जेक्ट क्लोज। कैसे डिटरमाइन किया जाता है? कंपनी की पावर को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ऑब्जेक्ट क्लोज की सहायता से कंपनी की पावर को सुनिश्चित किया जाता है। जब कंपनी की पावर को सुनिश्चित किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी उस पावर के बाहर जाके काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी उस पावर के बाहर जाकर काम करेगी तो वो एक्शन कंपनी का वॉइड होगा। तो वहां माइनॉरिटी शेयर होल्डर, सिंगल शेयर होल्डर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं। इलीगल एक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल एक्ट। भाई आपने कानून के अगेंस्ट कोई काम किया। एक एग्जांपल देता हूं, कानून कहता है कि आप हेलमेट पहनो, आप नहीं पहनते। आप सीट बेल्ट पहनो, भाई कार चलानी है तो सीट बेल्ट पहनो, बाइक चलानी है तो हेलमेट पहनो, ये कहता है लॉ। आप इसे नहीं मानते तो दिस इज एक्ट अगेंस्ट लॉ। दिस इज एक्ट अगेंस्ट लॉ। एक्चुअली आपने एक्ट नहीं किया, आपने तो ओमिशन किया। ठीक है, आपने नहीं पहना, एब्सटेन किया आपने, तो दिस इज इलीगल। दिस योर ओमिशन इज इलीगल, योर एब्सटिनेंस इज इलीगल। एब्सटिनेंस मतलब परहेज। हेलमेट पहनना चाहिए, तुम नहीं पहनते, तुम पहनने से परहेज करते हो। परहेज समझते हो ना, परहेज, एब्सटिनेंस। एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन, एब्सटिनेंस। तो एब्सटिनेंस आपका क्या है, आपका परहेज क्या है, इलीगल एक्ट है। या देखो एक और एग्जांपल देता हूं, लॉ कहता है कि रेड लाइट पे रुको, रेड लाइट पे रुको और तुम रुकते नहीं हो, तो तुम्हारा ना रुकना इज इलीगल एक्ट। ठीक है, तो ऑफेंस, इसको क्या बोलते हैं, ऑफेंस। इलीगल एक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ऑफेंस। तो अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट्स में, यानी एक्ट अगेंस्ट लॉ में, द रूल ऑफ मेजोरिटी इज नॉट एप्लीकेबल वेयर डायरेक्टर्स एक्ट इन अल्ट्रा वायरस, यानी अपनी पावर के बाहर जाके काम करें। ठीक है, तो डायरेक्टर्स आर सपोज टू एक्ट विद इन द अथॉरिटी। इंट्रा वायरस काम करना है, इंट्रा वायरस नहीं है ये, वायर्स, वायर्स, अल्ट्रा वायर्स। अगर डायरेक्टर्स इंट्रा वायरस काम करें, डायरेक्टर से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो अपनी हद में रहकर काम करें, बेहद ना हो जाएं। और हद कौन डिफाइन करता है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जहां डायरेक्टर्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगे, अपनी पावर के बाहर जाके काम करेंगे, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी कैन टेक एक्शन। ठीक है, जहां अल्ट्रा वायरस काम होगा, यानी पावर के बाहर जाके डायरेक्टर काम करेंगे, ठीक है, या जहां पे इलीगल काम करेंगे, ठीक है, तो वहां पर रूल ऑफ मेजोरिटी इज नॉट एप्लीकेबल। इवन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो ब्रिंग एन एक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अंडर कॉमन लॉ, अंडर कंपनी लॉ। और दूसरा एक्सेप्शन हम कर रहे हैं अंडर कॉमन लॉ, ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटीज। फिड्यूसरी मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूसरी? फिड्यूसरी बोले तो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। कोई अपना हार्ड अर्न मनी आपके हाथ में दे रहा है, शेयर होल्डर क्या कर रहा है, पहले पैसा कमाता है खून पसीने से मेहनत करके, टाइम बेचकर, अपना कीमत, अपनी सांसें बेचकर, पहले वो कोई आदमी पैसे कमाता है। फिर कंपनी कहती है कि आप हमें पैसे दो, हम आपके पैसे को बढ़ाएंगे। वो आप पे विश्वास करके, आप पूछते हो कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर्स की शक्ल देखकर या उन पे भरोसा करके आप पैसे दे देते हो। आप उन्हें अपने पैसे देते हो तो आप जिसे अपने पैसे दे रहे हो उसके और आपके बीच में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है। अगर उसका ब्रीच हुआ, अगर वो तोड़ा गया, a complaint may be made against directors and promoters who have been guilty of breach of their fiduciary duties to the company. This generally happens when they prevent the company from suing them in its own name because they control a majority of the vote or a general meeting. A breach of fiduciary duty. ठीक है, अब इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। गलत फायदा कैसे उठाते हैं, आइए देखते हैं कैसे गलत फायदा उठाते हैं। मेजोरिटी रूल कहता है, अब मान लीजिए कंपनी
कंपनी की ये प्रॉपर्टी है ना, ये जो सेल करी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी की प्रॉपर्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है एक्चुअली? जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं इस केस में, तो जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो मेंबर्स को यहाँ हम दो पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं, मेंबर्स को यहाँ हम दो पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। एक तो कौन है? एक तो है 60% और दूसरे हैं 40%, ठीक है। अब 40% तो अगर 40% लोग अगर जनरल मीटिंग बुला भी लेते हैं, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला भी लेते हैं सेक्शन 100 के अंदर, तो रिजोल्यूशन तो वो पास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 60% लोग तो फिर भी वो रिजोल्यूशन के अगेंस्ट काम कर देंगे। तो इसका मतलब केस तो कभी फाइल होगा नहीं, इसका मतलब केस तो कभी फाइल होगा नहीं। अगर डायरेक्टर्स ने अपने इस फिड्यूसरी रिलेशनशिप को, फिड्यूसरी ड्यूटी को अगेंस्ट काम किया है, यानी रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट के अगेंस्ट काम किया है, तो कॉमन लॉ के अंदर ये रेमेडी है, कॉमन लॉ के अंदर ये रेमेडी है। A complaint may be made against the directors and promoters who have been guilty of breach of fiduciary duties. This generally happens when they prevent the company. This generally happens when they prevent the company from suing them in its own name because they control a majority of the votes at general meeting. क्योंकि वही लोग तो मैक्सिमम वोट कंट्रोल करते हैं जनरल मीटिंग में, तो वो एक्शन क्यों लेने देंगे कंपनी को उसके नाम से? भाई माइनॉरिटी कोर्ट कहता है कि फोर्स वर्सेस हार्बोटल में माइनॉरिटी तो शेयर एक्शन ले नहीं सकता, मेजोरिटी को ये लेने नहीं देंगे, तो केस फाइल तो होगा नहीं। लेकिन अगर इफ देयर इज ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी, अगर ये साबित होता है कि देयर इज ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी, तो माइनॉरिटी द एक्शन ब्रोट बाय द माइनॉरिटी इज वैलिड। तो दिस इज एन एक्सेप्शन अंडर द कॉमन लॉ। ठीक है बेटा, अगर ये बात समझ में नहीं आई है आपको तो आप प्लीज मुझे पूछेंगे, ठीक है। यानी जहां ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटीज है वहां पे माइनॉरिटी एक्शन ले सकती है। याद करने वाली तो इतनी बात है, जहां ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी है वहां माइनॉरिटी एक्शन ले सकती है। अगर टेक्निकली आपको समझ में ये बात नहीं आई है तो आप प्लीज अपना डाउट मुझसे क्लियर करेंगे। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, अगर फ्रॉड है, फ्रॉड इज नलिटी, मेरे साथ बोलो, फ्रॉड इज नलिटी। फ्रॉड को कोई भी लॉजिक से, मेजोरिटी रूल के किसी भी लॉजिक से आप फ्रॉड को वैलिड नहीं कह सकते, ठीक है। मेजोरिटी शेयर होल्डर कांट यूज देयर पावर्स टू डिफ्रॉड माइनॉरिटी। बाय डूइंग सो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू टेक अनड्यू एडवांटेजेस। इफ दे डू सो द माइनॉरिटी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर पास रेजोल्यूशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फैसला क्या लेते हैं? जनरल मीटिंग बुला लेते हैं, 60% है ना, जनरल मीटिंग बुला लेते हैं, कहते हैं कि हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर के सारे शेयर एक्वायर करते हैं, यानी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को अपने शेयर्स बेचने होंगे, किसे? मेजोरिटी शेयर होल्डर को। ये एक्शन नहीं ले पाओगे, ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड है। वॉयलेशन ऑफ पर्सनल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स का पॉइंट मैं आपको डिक्लेयर कर चुका हूं, इंडिविजुअल राइट्स का मैं आपको पॉइंट कर चुका हूं। अगर पर्सनल राइट्स का वॉयलेशन होगा तो मेंबर्स कैन टेक एक्शन। इनएडिक्वेट नोटिस, इनएडिक्वेट नोटिस यानी सेक्शन 101 में जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, सेक्शन 101 के अंदर जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, तो 21 क्लियर डेज का नोटिस जाना चाहिए। और 21 क्लियर डेज की कैसे कैलकुलेशन होती है वो हम आपको वहां सिखाते हैं। अगर नोटिस अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, ठीक है, जनरल मीटिंग का नोटिस अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ नहीं है, 2013 के अकॉर्डिंग नहीं है, दे कैन ब्रिंग लीगल एक्शन। Where special resolution required, where act or the articles require passing of special resolution but simple resolution is passed, majority rule is not applicable। very very important point बेटा। इस केस में भी देखो, जहां कंपनी लो, कहां एसआर पास होना चाहिए, कहां ओआर पास होना चाहिए, ये बात कौन सुनिश्चित करता है? ध्यान से सुन लो बात। हु विल डिसाइड सच थिंग्स, कि कहां इंडिविजुअल शेयर होल्डर, कहां इंडिविजुअल डिसीजन पास होना है और कहां इंडिविजुअल डिसीजन पास होना है और कहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना है और कहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, ये बात कौन डिसाइड करेगा? ये बात डिसाइड करेंगे आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और आपका कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और जहां स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था
वहां आपने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया, रूल ऑफ मेजोरिटी इज नॉट एप्लीकेबल, रूल इज मेजोरिटी इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग आपको एसआर पास करना चाहिए था, लेकिन सेक्शन 114(2) के अकॉर्डिंग आपको एसआर पास करना चाहिए था, लेकिन 114 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपने ओआर पास कर दिया, तो मेजोरिटी रूल विल नॉट एप्लीकेबल। शाबाश, आप ध्यान देंगे बेटा बात की तरफ। स्टैचुरी एक्सेप्शंस, स्टैचुरी एक्सेप्शंस की बात करेंगे। शाबाश। ऑल्सो नोन एज एक्सेप्शन अंडर कंपनीज एक्ट, ऑल्सो नोन एज एक्सेप्शंस अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में वो कौन सी सिचुएशन है जहां मेजोरिटी रूल अप्लाई नहीं होता? वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स, वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स, सेक्शन 106 to 107 सिमिलर टू सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी 106, 107 ये कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन थे, और सिमिलर सेक्शन कौन सा है कंपनीज एक्ट 2013 में? सेक्शन 48। राइट्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर कैन वेरीज बाय कंसेंट 3/4 मेजोरिटी एज पर सेक्शन 106 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट क्लास के शेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास डिफरेंट क्लास के शेयर्स हैं, और एक क्लास के शेयर होल्डर दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स को, ठीक है, या राइट्स को वेरिएशन करना चाहते हैं, वेरिएशन मतलब चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। इफ द रेजोल्यूशन इज पास एज अबव, द होल्डर्स ऑफ नोट लेस देन, ठीक है, rights of any class of shareholder can be varies by consent of 3/4 majority as per section 106 of the Companies Act 1956. If the resolution is passed as above, the holders of not less than 10% of the issued shares of that class who had not consented to variation may apply to the court for cancellation of the variation under section 107 of the Companies Act 1956. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर मैं बस समझाता हूँ आपको। आइए, क्या हुआ क्या एक्चुअली, वेरिएशन ऑफ राइट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाई ये कंपनी है, कंपनी के दो क्लास के शेयर होल्डर है, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 टाइप ऑफ शेयर्स में के पास वोटिंग पावर्स हैं। ठीक है, इन्होंने 3/4 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया, 3/4 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया, और इनके राइट्स में, इनके राइट्स को वेरिएंस कर दिया, वेरी कर दिया, वेरी राइट्स में वेरिएंस कर दिया, वेरिएंस मतलब बदलाव कर दिया। ठीक है, तो इस क्लास के जो 10% शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी रूल अप्लाई नहीं हुआ ना, यानी माइनॉरिटी रूल, अगर 10% उस क्लास के 10% लोग अगर कोर्ट में जाना चाहें, उस वेरिएशन को जाकर कैंसिल करवा सकते हैं। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन अगेंस्ट, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ मेजोरिटी रूल। यानी यहाँ पे एक हमने केस पढ़ा जहाँ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो मेजोरिटी के डिसीजन को इनइफेक्टिव कर सकते हैं, माइनॉरिटी के पास राइट्स है कि वो मेजोरिटी के डिसीजन को इनइफेक्टिव कर सकते हैं। शाबाश। इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, अंडर सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कमेंस इन्वेस्टिगेशन एट रिक्वेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं सेक्शन 210 में। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन, सेक्शन 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर भी पढ़ेंगे स्कीम के ऊपर। इन द मैटर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन ऑफ कंपनी, इन द मैटर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन ऑफ द कंपनी, कोर्ट कांट सेक्शन स्कीम unless the court has received a report from the registrar that affairs of the company have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of members or public interest। अगर आप मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी दो कंपनीज मिलाकर एक कंपनी आप बना रहे हैं, ठीक है, उसे मर्जर बोलते हैं,
और रिकंस्ट्रक्शन मतलब आप कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक अलग से चैप्टर करेंगे मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ डिटेल में आप ये बात को पढ़ोगे। तो अभी मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन को डिटेल में नहीं समझा रहा यहाँ पर। वो इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन ही है। इस चैप्टर के बाद हम मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा। जब मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन होता है तो कोर्ट, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोर्ट कांट सेक्शन स्कीम, कोर्ट उस मर्जर की स्कीम को तभी अप्रूव करता है जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको एक रिपोर्ट देता है कि जो कंपनी को कंडक्ट किया गया वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं था, मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं था, किसी भी मेंबर के अगेंस्ट नहीं था, या पब्लिक के इंटरेस्ट नहीं में अगेंस्ट नहीं था। तो रजिस्ट्रार कोर्ट को रिपोर्ट देगा, कोर्ट उस रिपोर्ट को सैंक्शन करेगा। कोर्ट क्या करेगा? उस रिपोर्ट को सैंक्शन करेगा, तब जाके दो कंपनीज एक हो सकती है, मर्जर हो सकता है। तो वहां भी मर्जर के दौरान भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 394 में अगर माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट मर्जर हो रहा है तो कोर्ट उस मर्जर को अप्रूव नहीं करता। इतनी सी बात सीख लीजिए कि सेक्शन 394 में कोर्ट अगर मर्जर की स्कीम को सैंक्शन करने जा रहा है तो कोर्ट विल मेक श्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर वर प्रोटेक्टेड। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो कोर्ट ऐसी स्कीम को, ऐसी किसी भी बात को अप्रूव नहीं करेगा। राइट्स ऑफ डिसेंटिएंट शेयर होल्डर अंडर टेक ओवर बिड्स, सेक्शन 395 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है, इफ टेक ओवर ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द होल्डर ऑफ 90%। टेक ओवर क्या होता है बेटा? टेक ओवर का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर ले तो उसे टेक ओवर कहते हैं। ठीक है। मर्जर का मतलब क्या होता है? कि दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं। ठीक है। टेक ओवर में क्या होता है कि एक कंपनी के शेयर होल्डर दूसरी कंपनी शेयर एक्वायर कर लेती है, तो उसको कहते हैं टेक ओवर ऑफ द कंपनी। ठीक है, शाबाश। मर्जर कंपनीज का होता है। टेक ओवर इंडिविजुअल भी टेक ओवर कर सकता है कंपनी को, एक कंपनी भी टेक ओवर कर सकती है, एक फर्म भी टेक ओवर कर सकती है। टेक ओवर कब होता है? जब आप किसी भी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक्वायर कर लें। अब टेक ओवर की जो बिड लगाएगी, इफ टेक ओवर ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द होल्डर्स ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स ऑफ द पार्टी मेकिंग द ऑफर। ठीक है, इफ टेक ओवर इज एक्सेप्टेड बाय द होल्डर्स ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स द पार्टी मेकिंग द ऑफर may on the same terms acquire the remaining shares also, but dissentient shareholder have a right to reply to the court, ठीक है, praying them that their shares should not be allowed to be acquired. On hearing the party concerned, court makes an order as it thinks fit. आइए हम इस चीज को समझते हैं। एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना चाहती है। ठीक है, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, क्या होता है, 90% शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कंपनी के इस ऑफर को। ये कंपनी ए है, कंपनी बी के 90% शेयर होल्डर कंपनी ए की बिड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी 90% शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने के लिए रेडी हैं कंपनी ए को। तो सेक्शन 395 कहता है जो रिमेनिंग 10% शेयर्स बचे, वो शेयर होल्डर जिनके पास 10% शेयर्स हैं, तो कंपनी ए उन 10% शेयर्स को भी उसी रेट से खरीद लेगी जिस रेट से 90% शेयर्स को खरीदे। इसको बोलते हैं टेक ओवर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कंपनी को टेक ओवर कर लेना। सेक्शन 395 में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए। अब ये 10% शेयर होल्डर कोर्ट के पास जाते हैं, ये कहते हैं कोर्ट के पास कि हम ये शेयर्स इस कंपनी ए को नहीं बेचना चाहते। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो कंपनी ए को इन शेयर्स को एक्वायर करने से रोक सकता है। ठीक है भाई, देखो, जब टेक ओवर स्कीम अप्रूव कर दी, शेयर होल्डर 90% शेयर होल्डर जब रेडी हो गए, तो कंपनी ए के पास ये राइट होता है कि वो रिमेनिंग शेयर होल्डर को भी उसी रेट पे एक्वायर कर सकते हैं जिस रेट पर वो 90% शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन अगर 10% शेयर्स कोर्ट के पास चले जाएं तो कोर्ट इस पावर को कैंसिल कर सकता है, यानी कंपनी ए को रोक सकता है इन 10% शेयर्स को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो देखा आपने
कि यहाँ मेजोरिटी रूल काम नहीं कर रहा। देखा, हम वो केसेस पढ़ रहे हैं जहां पर मेजोरिटी रूल काम नहीं करता, हम वो सब केसेस पढ़ रहे हैं जहां मेजोरिटी रूल काम नहीं करता। तो अभी दोस्तों हमने देखा, आइए एक बारी हम रिपीट करेंगे आज के इस सेशन को। रूल ऑफ मेजोरिटी देखा हमने, केस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स वर्सेस हार्बोटल देखा। पहले हमने ये देखा रूल ऑफ मेजोरिटी, भी कंपनी में लेट द रूल ऑफ मेजोरिटी शैल प्रिवेल, इस प्रिंसिपल पर कंपनी में काम होता है। ठीक है, अगर कंपनी रूल ऑफ मेजोरिटी से काम कर रही है, ठीक है, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, और कंपनी का अगर कोई फैसला गलत है तो मेजोरिटी शेयर होल्डर उसका फैसला करेंगे, उसका एक्शन लेंगे, इंडिविजुअल शेयर होल्डर उस पर एक्शन नहीं लेंगे। ये हमने पढ़ा। और ये प्रिंसिपल कहाँ से आया, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, हमने दो केस पढ़े, एक फोर्स वर्सेस हार्बोटल फॉरवर्ड केस पढ़ा, और एक हमने पढ़ा राजा मुंदरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा। लेकिन ये डॉक्ट्रिन एब्सोल्यूट नहीं है, ये प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस हमने दो जगह पढ़ने हैं, कॉमन लॉ में क्या एक्सेप्शंस हैं और कंपनी लॉ में क्या एक्सेप्शंस हैं। इन सब एक्सेप्शंस को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट एक्सेप्शन है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, यानी जहां आप ऑपरेस करोगे या मिसमैनेजमेंट करोगे, तो सेक्शन 397 और 398 में माइनॉरिटी शेयर होल्डर को राइट है कि वो कोर्ट में एक्शन लेकर आ सकते हैं। इन सेक्शंस को हम इस सेशन में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इन एक्सेप्शंस को हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी लिखा है, आप इसे भी आप लर्न कर सकते हैं, एग्जाम में इस डायग्राम को भी बनाकर आ सकते हैं। शाबाश बेटा। अब हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। आगे इस चैप्टर में जा रहे हैं, और पहले ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का मतलब हम सीखेंगे। शाबाश। 397 398 सेक्शन रेफर करेंगे यहाँ पे। मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। ये दोनों ही शब्द कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है ऑपरेशन का, किसी को दबाना। जब एक कमजोर आदमी एक निर्बल के ऊपर अत्याचार करता है तो उसे ऑपरेशन कहते हैं। और मिसमैनेजमेंट का मतलब ये है कि किसी के, है ना, मिसमैनेजमेंट मतलब गलत तरीके से किसी भी चीज़ को मैनेज करना। ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ फेयर डीलिंग टू द मेंबर ऑफ हिज प्रोप्राइटी राइट एज शेयर होल्डर। ऑपरेशन का मतलब इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ फेयर डीलिंग टू द मेंबर ऑफ हिज प्रोप्राइटी राइट एज शेयर होल्डर। ठीक है, आप ध्यान से बात को सुनेंगे। शाबाश। ऑपरेशन का में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? Persons concerned with the management of the company's affairs must in connection therewith be guilty of fraud, misfeasance or misconduct towards the members. Operation must be of continuous process, hence isolated acts of operation or mismanagement will not attract action under section 397. आओ इन सब बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। एक बार आओ, एक बार देख रहे हैं कि क्या ऑपरेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। A person can complain of operation only in his capacity as a member and not in the capacity of a director or creditor. ठीक है, person claiming relief on the ground of operation has to prove on the part of the majority lack of probity, probity मतलब honesty, unfair conduct, prejudice to him in exercise of legal and propriety rights as a shareholder, act is burdensome, harsh and wrongful, when the affairs of the company are being conducted prejudicial to the public interest or interest of company, it is case of mismanagement. तो ऑपरेशन का मतलब क्या है, आइए पहले हम ऑपरेशन का मतलब देखेंगे, फिर मिसमैनेजमेंट का। पहले हम ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का मीनिंग देखेंगे। वर्ड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। हम इसे डिफाइन नहीं, कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया। ऑपरेशन का मतलब वैसे क्या है? ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ फेयर। जब आप किसी के साथ फेयर डील नहीं करते, इट्स नॉट फेयर। हम बोलते हैं ना, कोई गलत काम करता है तो हम क्या बोलते हैं, यार इट्स नॉट फेयर, आप ये काम गलत कर रहे हो। कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई कमजोर आदमी को पीट रहा है, मार रहा है, गालियां दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इट्स नॉट फेयर, यार आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो जहां मेजोरिटी शेयर होल्डर इंडिविजुअल शेयर होल्डर के राइट को, प्रोप्राइटी राइट्स को, उसके इंडिविजुअल शेयर होल्डर के, उसके इंडिविजुअली जो उसके बीइंग शेयर होल्डर जो उसके राइट्स हैं, आप उसे छीन रहे हैं उससे। ठीक है, पर्सन्स कंसर्न्ड विद मिसमैनेजमेंट, पर्सन्स कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट यानी जिन लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर है, जिन लोगों के हाथ में कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है,
शाबाश। उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया है? गलती ऑफ फ्रॉड। उनके पास गलती ऑफ फ्रॉड है, यानी वो फ्रॉड किया है, मिसफिजेंस किया है और मिसकंडक्ट किया है टुवर्ड्स द मेंबर। यानी जिनके पास कंट्रोल है कंपनी का, वो फ्रॉड कर रहे हैं, मिसफिजेंस कर रहे हैं या मिसकंडक्ट कर रहे हैं। मिसफिजेंस वर्ड लास्ट सेशन में भी मैंने यूज़ किया था, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, मिसफिजेंस यानी मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, काम आपको पैसा दिया था दवाई लाने के लिए और आपने उस पैसे से चॉकलेट खा ली। पापा ने पैसे दिए आपको, भाई दवाई लेकर आओ, और आपने उस पैसे से चॉकलेट खा ली, तो दैट इज़ द केस ऑफ मिसफिजेंस, राइट। तो गलती ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस एंड मिसकंडक्ट टुवर्ड्स द मेंबर्स। ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। ऑपरेशन जब सेक्शन 397 में आप ऑपरेशन क्लेम करेंगे तो कंटिन्यूस नेचर का होना चाहिए, यानी किसी इंडिविजुअल एक्शन को आप ऑपरेशन कहकर उसे कैंसिल नहीं करवा सकते, ठीक है। इस बात को हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। अ पर्सन कैन क्लेम ऑफ ऑपरेशन ओनली इन हिज कैपेसिटी एज अ मेंबर, यानी अगर आप डायरेक्टर या क्रेडिटर की कैपेसिटी में, जो सेक्शन 397 को राइट है, वो सेक्शन 397 का राइट मेंबर का राइट है, ना कि क्रेडिटर का या डायरेक्टर का राइट है, ठीक है। तो एक मेंबर, एक पर्सन मेंबर, डायरेक्टर और क्रेडिटर इकट्ठा हो सकता है। सुन लो बात ध्यान से, एक पर्सन मेंबर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन 397 का जो राइट है वो मेंबर की कैपेसिटी का राइट है। आप ध्यान देंगे बात पे, शाबाश। और जो भी पर्सन ऑपरेशन को क्लेम कर रहा है, उसे ये बात कोर्ट में साबित करनी होगी, ये चीजें कोर्ट में साबित करनी होंगी, तो जाके कोर्ट उसकी बात सुनेगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट। यहां तक तो था ऑपरेशन, अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट। व्हेन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड प्रिजुडिशियल का मतलब अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इट इज द केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। जब कंपनी का चलाया जाना, जब कंपनी इस तरीके से चलाई जा रही है, जब कंपनी इस तरीके से चलाई जा रही है कि पब्लिक को इंटरेस्ट, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसका लॉस हो रहा है, या कंपनी का इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन है, तो उसे कहते हैं मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट मीन्स ग्रोस मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मिसमैनेजमेंट का मतलब है किसी एक डिसीजन को आप मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते। मान लो एक चेयर महंगी खरीद ली, तो उसे आप मिसमैनेजमेंट नहीं कहेंगे, यानी ग्रोस लेवल पर, यानी छोटे मोटे बातों को नहीं, ग्रोस लेवल पर होना चाहिए मिसमैनेजमेंट। When due to the change in the management of control of company, it is likely that affairs of the company will be conducted, ठीक है। When due to change in management or control of company, it is likely that affairs of company will be conducted prejudicial to public interest. It is case of mismanagement, ठीक है बेटा। क्योंकि एक वेल मैनेज्ड कंपनी, जब एक कंपनी सक्सेसफुल कंपनी, जब उसमें मैनेजमेंट चेंज होती है और पुराने लोगों को लगता है कि जो नए लोग हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो ऐसा चांस हो सकता है मिसमैनेजमेंट का। तो मिसमैनेजमेंट का चांस यहाँ हो सकता है कि जहाँ कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई हो सकता है कि जो नई मैनेजमेंट हो वो कंपनी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ कुछ केसेस हैं, वेदर फॉलोइंग आर ऑपरेशन। हम यहाँ, ये बेटा मैंने एक अच्छा काम किया है यहाँ पर, फॉलोइंग आर ऑपरेशन, ये कुछ केसेस हैं और ऑपरेशन के केसेस हैं। फॉलोइंग आर मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट के केसेस हैं। आप इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये केस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का है, इसमें से क्या काम ऑपरेशन है या कोई काम ऑपरेशन नहीं है, और क्या मिसमैनेजमेंट है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे हर एक पॉइंट पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बताया गया है बेटा यहाँ पे, इन दोनों लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और इसे मैं, आप मुझे इस लिस्ट पे मुझसे आप डाउट पूछेंगे। आप पहले इस लिस्ट को पढ़ेंगे अच्छे से और फिर मुझसे इस पे डाउट पूछेंगे। मैं आपके डाउट्स लूँगा नेक्स्ट सेशन में। आप इस लिस्ट को पढ़ना और जिस जिस पॉइंट पे आपको डाउट है मुझे व्हाट्सएप करना कि सर ये पॉइंट हमें, ये मिसमैनेजमेंट कैसे है, या ये ऑपरेशन कैसे है, या ये नोट मिसमैनेजमेंट कैसे है, या ये नोट ऑपरेशन कैसे है। आप इस लिस्ट को पढ़कर मुझे फीडबैक देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंडमार्क केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, शांति प्रसाद जाम वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड का केस पढ़ेंगे हम मिसमैनेजमेंट के ऊपर। फिर नीडल इंडस्ट्री का एक बहुत फेमस केस है वर्सेस नीडल इंडस्ट्री न्यूली इंडिया होल्डिंग लिमिटेड कंपनी का केस है, ये पढ़ेंगे। फिर HR हामर लिमिटेड 1959 का एक केस है बेटा, वो पढ़ेंगे, ठीक है।
और ये सब बातें हम फिर कंडीशंस फॉर क्लेमिंग रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन, फिर सेक्शन 397 में आप कैसे रिलीफ क्लेम करेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग रिलीफ फ्रॉम मिसमैनेजमेंट पढ़ेंगे, सेक्शन 398 करेंगे इसके अंदर कि क्या कंडीशंस हैं कि आप 397 का क्लेम कर सकते हैं और क्या कंडीशंस हैं कि आप 398 का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और मटेरियल चेंजेस को पढ़ेंगे, हु कैन अप्लाई टू CLB फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, मिसमैनेजमेंट और आप कौन अप्लाई कर सकता है इसके हम पढ़ेंगे, किसके पास राइट है करने का, 399 करेंगे। और इसके बाद शाबाश एक डायग्राम बनाएंगे सेक्शन 399 के ऊपर, ये डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। और एक क्लास इस पे बेटा 1 घंटे की क्लास और लग जाएगी इस पे हमें सारी बातें रिजोल्व करने में। 1 घंटे की क्लास और हम इस पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, और 1 घंटे की और क्लास में ये चैप्टर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का फिनिश हो जाएगा। और इसके नोट्स मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, आप इसके अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से या जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने ये क्लासेस सब्सक्राइब की हैं, तो आप मुझे इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, या आप किसी पर्टिकुलर सेंटर में जाके क्लासेस ले रहे हैं तो वहाँ भी आप वहाँ सेंटर कोऑर्डिनेटर से, अगर आप सेंटर में किसी इंडिविजुअल सेंटर में आप पढ़ रहे हैं तो सेंटर कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क करेंगे इन क्लासेस के लिए। तो और इस पे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है बेटा, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर CA के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चन CS एग्ज़ाम के भी डाले हैं, कुछ क्वेश्चन CA एग्ज़ाम के भी डाले हैं। तो आप इन सब केसेस को अच्छे से, इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये देखो CS दिसंबर का क्वेश्चन डाला है 1995 का, CS दिसंबर 2001 का क्वेश्चन डाला है इसमें, और CA का क्वेश्चन 1999 का क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन CS एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी हैं और CA एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी हैं। मेन क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो CA का एग्ज़ाम हो चाहे वो CS का एग्ज़ाम हो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे काफ़ी ही सारे आते हैं। तो 18, 19, 20 आप देख रहे हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो टोटल क्वेश्चन मैंने आपको जो इस पे दिए हैं, जो तैयार करने हैं आपने, ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें फिर आपको खुद से ट्राई करने के लिए दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने इनका क्वेश्चन आंसर का आंसर भी दिया है साथ में, और फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट में आपको खुद से ट्राई करने के लिए दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, आप मुझसे पूछेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा दोस्तों? आज के इस सेशन में हमने सीखा कि मेजॉरिटी रूल क्या होता है, और कंपनी कैसे काम करती है मेजॉरिटी डिसीजन से। कंपनी का नुकसान होगा तो कंपनी हु इज़ द प्रॉपर प्लेंटिफ इन द केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। ठीक है, और फिर हमने एक्सेप्शंस देखी कि इंडिविजुअल राइट्स की ब्रीच के केस में इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्या कर सकता है, ये सब चीज़ें हमने देखा। और ये नोट्स मैं आपके पास भेज रहा हूँ बेटा, आप इन नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। 1 घंटे की क्लास हमें इस पे और करनी है, तो कल की क्लास में 1 घंटे की क्लास इस पे और करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, सारे क्वेश्चंस आपने ये ट्राई कर लिए। अगर ये नोट्स आपने अच्छे से कर लिए तो मैं आपको दावा करता हूँ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट पे कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इट्स चैलेंज कि आप इस चैप्टर को अच्छे से, इस नोट्स को अच्छे से पढ़िए, इस सेशन को अटेंड अच्छे से करिए, और उसके बाद कोई भी आपका बेटा जो डाउट है वो नहीं रहेगा। अब काफ़ी सारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बेटा हम वो करेंगे, और लगभग हर दूसरे दिन आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो बचे हैं कंपनी लॉ के हमारे, वो हम अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। वंस वी फिनिश ऑल द टॉपिक्स, फिर हम उसको फिर आपकी एक टेस्ट सीरीज भी, और आने वाले दिनों में एक आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी। उन टेस्ट में आप जो परफॉर्म करेंगे उससे मैं चेक करूँगा, और उसे चेक करने के बाद आपको मैं बताऊँगा कि क्या आप लिखें,
कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। राइटिंग आंसर्स इन द एग्ज़ाम इज़ एन आर्ट। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप उस पे उसके भी टेस्ट में पार्टिसिपेट आपने ज़रूर करना है। ठीक है, टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों करना है? क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, एक इंग्लिश की कहावत आपके साथ मैं एक मुहावरा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या है? प्रोफेशनल गोल्फर सेज प्रोफेशनल गोल्फर सेज वी ट्राई टू विन एवरी डे वी ट्राई टू विन एवरी डे जस्ट टू विन ऑन संडे। संडे को क्यों भाई? संडे को पैसा दाव पे लगता है। कहता है वी ट्राई टू विन एवरी डे जस्ट टू विन ऑन संडे।